ठीक, तो यहां पे देखेंगे ZPF मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो हमने जो पहले टू मेथड्स देखे हैं, एक हमने देखा है सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड या फिर उसको हमने बोला था EMF मेथड, और दूसरा हमने देखा था MMF मेथड। ठीक, तो यहाँ पे ये जो दोनों मेथड हैं EMF मेथड और MF मेथड, तो ये जो मेथड होते हैं, इन मेथड में हमने क्या किया था कि जो लीकेज रिएक्टेंस है और आर्मेचर रिएक्शन है, इनको सेपरेट नहीं किया है, इनको अलग अलग नहीं किया था, इनको सेपरेट नहीं किया था। ठीक है, तो इसके कारण जो वोल्टेज रेगुलेशन है, उस वोल्टेज रेगुलेशन के कैलकुलेशन में एरर आता है। ठीक है, तो EMF मेथड में हमको जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो एक्चुअल वैल्यू से हायर प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये पेसिमिस्टिक मेथड है। इसमें MF मेथड में हमको वोल्टेज रेगुलेशन या इंपेडेंस मेथड में हमको जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो एक्चुअल वैल्यू से कम प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मेथड। ठीक है, तो एम्पियर टर्न मेथड को ऑप्टिमिस्टिक और EMF मेथड को पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। तो ZPF मेथड में क्या किया, तो ZPF मेथड में जो लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप होता है, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप है ये, इस लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप एंड आर्मेचर रिएक्शन, तो लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप है ये, ठीक है, एंड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, यानी इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इन दोनों को सेपरेट किया। तो इन दोनों को क्या कर दिया यहां पे, सेपरेटली, ठीक है, काउंट किया, सेपरेटली इसको कैलकुलेट किया। तो इसके कारण इसकी जो रीडिंग है वो हमको मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है। आई बात समझ में? तो ZPF ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, तो ये आपको याद रखना है। आपको तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कोई आपको न्यूमेरिकल्स तो आने वाले नहीं है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आएंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही आते हैं कि सबसे एक्यूरेट कौन सा मेथड है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, EMF, ठीक है, MMF, ZPF और ASA। अब उसमें से आपको बताना है सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन देता है, ZPF देता है। यदि ZPF नहीं दिया हुआ है तो फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ASA। मैंने बताया दोनों में लगभग सेम रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता है ASA मेथड। तो इसमें आपको पूछेगा कि भाई ZPF मेथड जो है एक्यूरेट रिजल्ट क्यों देता है, तो आपको याद रखना है कि ZPF मेथड एक्यूरेट रिजल्ट क्यों देता है, क्योंकि इसमें आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक, और आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट, इन दोनों को सेपरेट किया गया है, अलग अलग उसको काउंट किया गया है, तो इसलिए ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक, तो यहां पे जो ZPF मेथड है, इसमें हमको जो डेटा चाहिए वो डेटा हमको कहां से मिलेगा, तो जो हमने पहले के 2 मेथड्स पढ़े हैं, इन 2 मेथड्स से हम कुछ डेटा लेंगे यहां पे, तो हमको यहां पे इन 2 मेथड्स से जो डेटा है वो यहां पे मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा कि यहां पे हमको एक तो चाहिए होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस की, वैसे जरूरत नहीं रहती है, तो इन 2 मेथड से ही हमको यहाँ पे डेटा मिल जाता है। ठीक, इसमें यदि पूछेगा कि कौन कौन से कर्व चाहिए, कर्व आपको कौन से चाहिए होते हैं, तो इसमें हमको एक कर्व चाहिए होता है जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नो लोड कर्व है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक तो आपको ये कर्व चाहिए यहाँ पे। ठीक, दूसरा आपको यहां पे चाहिए जीरो पावर फैक्टर कर्व, ठीक है, एट फुल लोड आर्मेचर करंट। तो फुल लोड आर्मेचर करंट पर हमको क्या चाहिए, यहां पे ZPF कर्व चाहिए। तो अभी तक हमने ZPF कर्व क्या होता है इसके बारे में नहीं देखा है,
तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ZPF कर्व है, ये ZPF कर्व हमको मिलेगा कैसे। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग है, तो जो अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, यहां पे प्योर इंडक्टिव लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इस प्रकार से प्योर इंडक्टिव लोड को कनेक्ट कर देते हैं। अब प्योर इंडक्टिव लोड नहीं है तो आप 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट कर सकते हो और उसको आप 0 पावर फैक्टर पे ऑपरेट कराओगे। ठीक है, 0 पावर फैक्टर मतलब प्योर इंडक्टिव लोड होता है या फिर प्योर कैपेसिटिव लोड होता है ना, उनका पावर फैक्टर 0 इंडक्टिव, यदि आपका इंडक्टिव लोड है तो 0 लैगिंग होगा और यदि कैपेसिटिव लोड है तो 0 लीडिंग होगा। तो यहाँ पे हम प्योर इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर देंगे। प्योर इंडक्टिव लोड नहीं है, यदि हमारे पास 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है तो हम 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर के टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब इस अल्टरनेटर को हम प्राइम मूवर के द्वारा सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेंगे। अब अल्टरनेटर किस स्पीड पर रोटेट कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर रहा है। अब इसका जो फील्ड होता है, अल्टरनेटर का फील्ड है ये, और अल्टरनेटर के फील्ड को हम क्या देते हैं, सबको पता है, डीसी एक्साइटेशन। तो अल्टरनेटर के फील्ड को डीसी एक्साइटेशन देते हैं और उसको हम रेगुलेट करेंगे उसकी करंट को। तो यहां पे फील्ड करंट फ्लो होगी। तो इस फील्ड करंट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब यहां पे इंक्रीज करेंगे और जो करंट यहां पे है उस करंट को हम मेजर कर सकते हैं। जो वोल्टेज यहां पे हमको मिल रही है उस वोल्टेज को हम यहां पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि यदि प्योर इंडक्टिव लोड कनेक्ट है, ठीक है, और कल हमने पढ़ा था यदि अल्टरनेटर के टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो अल्टरनेटर कौन से पावर फैक्टर पे उस समय वर्क करेगा। तो यदि अल्टरनेटर के टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया है तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो ये 0 लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है कि नहीं। तो 0 लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। यदि हमने इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया है तो भी कौन से पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, ये 0 लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि इस 0 लैगिंग पावर फैक्टर, कल का ध्यान रखो, कल जो आपने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या पढ़ा था, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे कि ये आपकी ओसीसी थी। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारी क्या थी, ओसीसी, और दूसरा हमने पढ़ा था कि ये हमारी शॉर्ट सर्किट करंट थी। और हमने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, तो ये लाइन क्या बता रही थी कि यहाँ पे जो फुल लोड आर्मेचर करंट है अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फुल लोड आर्मेचर करंट सर्कुलेट करने के लिए हमको कितना एम्पियर टर्न्स चाहिए, यानी कि कितनी फील्ड करंट चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि ये जो फील्ड करंट होती है यही किसके इक्वल होती है, जो आर्मेचर में डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स होते हैं। ठीक है, आर्मेचर में जो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स होते हैं उन डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स के इक्वल एंड अपोजिट होती है, ये कल पढ़े थे। तो यदि हम यहां पर 0 लैगिंग पावर फैक्टर लोड कनेक्ट किए हैं तो इस समय अल्टरनेटर इसी कंडीशन में रन कर रहा है, तो इस समय ये जो एम्पियर टर्न्स होंगे ये एम्पियर टर्न्स किसके बराबर होंगे, है ना, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स के इक्वल होंगे। तो ये फील्ड करंट जो होगी वो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि जब भी आपका अल्टरनेटर 0 लैगिंग पे वर्क करेगा तो इतने एम्पियर टर्न्स आपके किसी काम के नहीं आएंगे। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो आपकी फ्लक्स वीक हो रही है उस फ्लक्स को ओवरकम करने में ही जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है,
तो यहां पे जो ZPF कर्व होता है वो ZPF कर्व हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे यहां पे पॉइंट ए। तो ZPF कर्व के लिए हमको एक यहां पे क्या मिलता है, पॉइंट ए मिलता है। तो पॉइंट ए कैसे मिला समझ में आया? तो पॉइंट ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स हैं, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फील्ड करंट। ठीक है, तो हम यहां पे देखेंगे कि ये डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स हैं और डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ क्या है, फील्ड करंट है। अब यहां पे जो अल्टरनेटर है इसको हमने क्या कर दिया है, रेटेड स्पीड पे रोटेट कर दिया है और इसके फील्ड एक्साइटेशन को क्या करेंगे हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो जब इसके फील्ड एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे तो यहां पे क्या फ्लो होगी, आर्मेचर करंट फ्लो होगी। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे। तो जब इस रिएक्टेंस की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे तो आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन हमको आर्मेचर करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज होने नहीं देना है, हमको इसकी स्पीड को भी कांस्टेंट रखना है यहाँ पे और हमको आर्मेचर करंट को भी कांस्टेंट रखना है। आर्मेचर करंट कांस्टेंट रहेगी बट ये किसके इक्वल होगी, फुल लोड आर्मेचर करंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो आर्मेचर करंट की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। किसके इक्वल रखेंगे, अल्टरनेटर की फुल लोड आर्मेचर करंट कितनी है उतना रखोगे, यहाँ पे कांस्टेंट रखोगे, इसकी स्पीड को भी कांस्टेंट रखोगे। ठीक, जब हम इस रिएक्टेंस को चेंज करते हैं तो आर्मेचर करंट चेंज होती है, बट हमको चेंज नहीं होने देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फील्ड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यदि आप यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हो तो आर्मेचर करंट घटेगी, आर्मेचर करंट घटेगी तो हम क्या करेंगे, फील्ड करंट को बढ़ाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 100 वोल्ट है, ठीक 100 वोल्ट है और ये जो रिएक्टेंस है ये है यहाँ पे मान लो 20 ओम का। तो इस लूप में कितनी करंट फ्लो होगी, तो 100 वोल्ट अपॉन 20 ओम। ठीक है, इस समय जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है ये ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगी, फील्ड करंट पे, क्योंकि स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है और फील्ड करंट हम यहाँ पे अभी दे रहे हैं मान लो 10 एम्पियर। ठीक, और ये जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रही है वो 10 एम्पियर के कारण इंड्यूस्ड हो रही है। तो इस समय, और वो ईएमएफ कितनी है आपकी, 100 वोल्ट है। 10 एम्पियर के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो कितनी है, 100 वोल्ट है और वो 100 वोल्ट 20 ओम आपका ये हो गया। तो यहाँ पे कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी, 5 एम्पियर। तो मान लीजिए ये आपकी फुल लोड आर्मेचर करंट है, तो इस करंट को आपको चेंज नहीं करना है, इसको आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब यदि आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हो, 30 ओम कर देते हो, तो जब 30 ओम करोगे तो आर्मेचर करंट कम होगी, लेकिन उसको हमको कम होने नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, इस फील्ड करंट को बढ़ा देंगे। तो जब हम इस फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो इसकी ईएमएफ बढ़ जाएगी। तो ईएमएफ बढ़ के मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी ईएमएफ हो गई 150, तो 150 हो गई। तो अब यहाँ पे फिर से करंट कितनी है आपकी, तो समझ में आया कहने का मतलब कि यदि आप रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, तो आर्मेचर करंट को तो आपको कांस्टेंट रखना है। तो कैसे कांस्टेंट रखोगे, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाओगे तो ईएमएफ आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फील्ड एक्साइटेशन आपको क्या करते जाना है, वहां पे बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहां पे एक कर्व इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कर्व हमको यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त हुआ, इस कर्व को हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा कर्व है, ZPF कर्व है। तो हमने क्या किया, तो हमने इसके एक्साइटेशन को चेंज किया। ठीक है, इसके एक्साइटेशन को चेंज किया, एक्साइटेशन चेंज करने पर इसकी वोल्टेज चेंज होती है। तो इसकी वोल्टेज को हमने 25% से लेके 125% तक वेरी किया। तो इसकी वोल्टेज को क्या किया हमने, वेरी किया।
किसके द्वारा? एक्साइटेशन के द्वारा। तो एक्साइटेशन की वैल्यू को, ये किसको बोल रहा है आपको? एक्साइटेशन को। तो एक्साइटेशन की वैल्यू को वेरी करने पर, ठीक है, क्या चेंज होती है? ईएमएफ। तो ईएमएफ को हम वेरी करेंगे, ठीक है, किस कंडीशन में? जब जीरो पावर फैक्टर का लोड है। तो यहां पे जीरो पावर फैक्टर, ठीक है, लोड की कंडीशन में आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखना है, स्पीड को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और फील्ड करंट को वेरी करके इसकी ईएमएफ को 25% से 125% तक चेंज करना है। तो फील्ड करंट को वेरी करके इसकी जो ईएमएफ है, इसकी ईएमएफ को हमने क्या किया? 25% से 125% तक चेंज किया। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए हमको जो ईएमएफ मिली, उस ईएमएफ के डॉट लगा दिए हमने यहाँ पे और एक कर्व ड्रॉ कर लिया। तो उस कर्व को हमने क्या बोला यहाँ पे? ZPF कर्व, जीरो पावर फैक्टर कर्व। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हमने जीरो पावर फैक्टर कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हमारे पास में एक कर्व और जो कल हमने पढ़ा था, जो हमको क्या बताता है यहाँ पे? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये हमारी OCC है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। तो ये आपकी OCC है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, जो कि हमारे पास में है। और ये आपका क्या हो गया? ZPF कर्व हो गया। तो ये आपका ZPF कर्व हो गया। तो बात समझ में आ गई? ZPF कर्व कैसे ड्रॉ किए? अब क्या करेंगे? हमारे पास में जो अल्टरनेटर है, इसके टर्मिनल पे, ठीक है, जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमको कैसी चाहिए? रेटेड वोल्टेज। हमारे अल्टरनेटर की क्या है? रेटेड वोल्टेज है। तो रेटेड वोल्टेज जो है उसको क्या बोलते हो आप? V। तो अल्टरनेटर की रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए यहां पे है कोई ये V। तो ये जो V है, ये V अल्टरनेटर की रेटेड टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। तो इस रेटेड टर्मिनल वोल्टेज से हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ZPF कर्व को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे काटेगी। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट B। तो यहां पे इस तरह से हमको क्या प्राप्त होता है? यहां पे पॉइंट B प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहां पे जो OA है, ये OA क्या है? ठीक है, वैल्यू ऑफ फील्ड एम्पियर टर्न्स है, इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, आर्मेचर MMF होता है, ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन के अपोजिशन को ओवरकम करता है, ठीक। तो यहां पे हम ये मानते हैं कि ये जो एम्पियर टर्न्स है, ठीक है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था यहां पे जो MMF मेथड था, यानी कि एम्पियर टर्न्स मेथड था। इस मेथड में हमने पढ़ा था कि ये जो फील्ड एम्पियर टर्न्स होते हैं, ये सिर्फ किसको अपोज करते हैं? आर्मेचर के डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को अपोज करते हैं, उसके इक्विवेलेंट अपोजिट होते हैं। क्योंकि मैंने कल लिखवाया था कि जो ये मेथड है MMF मेथड, इस मेथड में हम लीकेज रिएक्टेंस को कैसे ट्रीट करते हैं कि ये एक एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन है। तो ये एक एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन की तरह ट्रीट किया गया था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एंटायर चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ओनली ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक। लेकिन यहां पे हमने शुरू में ही पढ़ा है कि यहां पे लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस को क्या करेंगे? हम सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए यहां पर जो ये OA है, फील्ड एम्पियर टर्न्स जो हैं, जो कि इज इक्वल टू ओनली इन MMF मेथड आर्मेचर रिएक्शन MMF के अपोजिट होते थे। ये यहां पे लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर MMF दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये यहां पे लीकेज रिएक्टेंस प्लस क्या होंगे? आर्मेचर MMF दोनों के इक्वल यहां पे लेंगे। उसके अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए जो रिक्वायर्ड फील्ड एम्पियर टर्न्स होते हैं, दोनों के सम के इक्वल इसको लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट B कैसे मिल गया? ये समझ में आया? तो जो हमारी रेटेड टर्मिनल वोल्टेज है ऑन लोड कंडीशन, ये मिलती है V। तो इससे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ZPF कर्व को इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये पॉइंट B हमको यहाँ पे मिल जाता है।
तो ये जो O है, O A के इक्वल, इसके इक्वल लेंथ, ठीक है, और इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और इस लाइन को हम यहां पे नॉमिनेट करते हैं BH। तो ये जो BH लाइन है, ये BH लाइन इज इक्वल टू क्या है, OA, OA के इक्वल है, और BH जो है ये पैरेलल टू क्या है, तो OA के पैरेलल और इसके इक्वल एक लाइन हम यहां पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो ये OCC है, इस OCC की हम क्या लेते हैं, एक टेंजेंट लेते हैं कि यदि OCC जो है, हमने पढ़ा था OCC स्टार्टिंग में कैसी होती है, लीनियर होती है, और उसके बाद क्या करता है, ये ऐसा कर्व लेता है, क्योंकि आयरन क्या होता है, सैचुरेट होता है, उसके कारण ये कर्व बनता है। यदि हमारा आयरन सैचुरेट न हो, मतलब आयरन की जगह यदि एयर हो, तो एयर में तो सैचुरेशन होता नहीं है, तो एयर का जो मैग्नेटाइजिंग कर्व हमने पढ़ा था BH कर्व, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो जो हम यदि एज्यूम करें कि यहां पे एयर है, और यदि एयर होती तो हमारा मैग्नेटाइजिंग कर्व ऐसा बनता, यानी आपकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती, लीनियर होती। तो इसको बोलते हैं एयर गैप लाइन, एयर गैप लाइन, ठीक है। कि यदि एयर गैप होता तो आपकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती वो इस प्रकार से रहती, यानी कि एक्चुअल जो OCC है उसकी क्या रहती, वो टेंजेंट लाइन होती। तो ये जो एयर लाइन है, एयर गैप लाइन है, इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, इस पॉइंट H से एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो एयर गैप लाइन के पैरेलल पॉइंट H से हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन इस OCC को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। तो इस पॉइंट को हम यहां पे नॉमिनेट कर देते हैं, किससे, पॉइंट D से। तो इसको हम यहां पे क्या बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉइंट D है। अब इस पॉइंट D और पॉइंट B को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी क्या मिल जाएगी, एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस परपेंडिकुलर को बोल देते हैं DE। तो ये परपेंडिकुलर को नॉमिनेट कर दिए यहां पे DE, ठीक है। तो यहां पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन किसके इक्वल होती है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है इज इक्वल टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। बात समझ में आई, क्या लिखा है ये, I इंटू XL। I इंटू XL यानी क्या हो गया, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो यहां पे जो ये ट्रायंगल आपको दिख रही है, तो यहां पे ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इस प्रकार से जो है E या B बोल देते हैं पहले, BED। तो ये जो ट्रायंगल है BED, इस ट्रायंगल को बोलते हैं पोर्टियर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे यहां पे, पोर्टियर ट्रायंगल इसको बोलेंगे। आई बात समझ में। तो ये ट्रायंगल जो है ये पोर्टियर ट्रायंगल कहलाती है। तो गिवन वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, यदि आर्मेचर करंट आपकी कांस्टेंट है, तो उसके लिए ये जो ट्रायंगल होती है, ये ट्रायंगल कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसके साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि आर्मेचर करंट आपकी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो इसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा। और हमने जब ये ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की, तो उस समय हमने आर्मेचर करंट को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो यानी कि हमारी आर्मेचर करंट कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यदि इसको हम ट्रायंगल को ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो हर एक पॉइंट पर कहीं पे भी इस ट्रायंगल को आप प्लेस कर सकते हो, कि हर एक पॉइंट पे ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हमको क्या है, हमारे पास स्केल प्रॉपर नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए ट्रायंगल आपको हो सकता है छोटी बड़ी दिखे यहाँ पे, लेकिन किसी भी पॉइंट पर ये ट्रायंगल कैसी रहेगी, सेम इक्वल रहेगी। तो इस ट्रायंगल को हम इस पॉइंट पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे लाएंगे तो ये और ये लाइन दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो यहां पे ये इसको ओवरलैप कर लेगी जब इधर आएगी तो, ठीक है। तो हमारी जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस प्रकार से यहां पे विजिबल होगी, इस प्रकार से, ठीक। तो वही ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल को हम ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, ये ट्रायंगल हमेशा फिक्स रहेगी, उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रायंगल यहां आएगी तो वो इस प्रकार से विजिबल होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या शो कर रही है आपको, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप को, ठीक है। ये जो लाइन है आपको ये क्या शो कर रही है, तो ये शो कर रही है फील्ड करंट की वैल्यू को, है ना। ये क्या शो कर रही है, फील्ड करंट की वैल्यू को शो कर रही है। तो ये कौन सी फील्ड करंट है या कौन सा आपका एक्साइटेशन है, कौन सी फील्ड करंट है, कौन सा एक्साइटेशन है, कौन सा एम्पीयर टर्न है, जो कि इस आई एक्सल ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यहां पे इस आई एक्सल, जो आई एक्सल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, उस आई एक्सल ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड फील्ड एम्पीयर टर्न्स क्या होता है, एच ई, ठीक है। तो फिर ई बी क्या है या बी ई क्या है, तो ये जो बी ई या ई बी है ये भी एम्पीयर टर्न्स है, ये भी फील्ड एम्पीयर टर्न्स है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, आर्मेचर रिएक्शन का जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, ठीक है, उसको ओवर करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फील्ड एम्पीयर टर्न्स। तो हमने जब एमएमएफ मेथड कल देखा था, तो उस एमएमएफ मेथड में हमने इस पूरी लाइन को ही क्या मान लिया था कि वो आर्मेचर एमएमएफ के, है ना, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए। लेकिन यहां पे अब देखो उसमें से कुछ सेक्शन निकाल दिया गया और उस सेक्शन को क्या मान लिया गया कि इस सेक्शन को मान लिया कि ये लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड फील्ड एम्पीयर टर्न्स है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो अब यहां पे यदि हम देखें कि ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप है, कौन सी वोल्टेज है ये, टर्मिनल वोल्टेज है ये। अब इस टर्मिनल वोल्टेज में यदि हम आई एक्सल ड्रॉप को ठीक है, तो कैसे लेते हो आप, वेक्टर लेते हो, यहां पे किसमें, एसी में आप वेक्टर लेते हो। तो यदि इस V में इस आई एक्सल ड्रॉप को हम वेक्टरली ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर। तो जैसे कि हमने कल या परसों वेक्टर बनाया था, ठीक है। तो वेक्टर में हमने बनाया था यहां पे कि ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज है V, ये हमारा आर्मेचर रिएक्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, यहाँ पे आर्मेचर करंट है जो वोल्टेज से 5 डिग्री लैग कर रही है, ऐसे बनाए थे। और इसको क्या बोले थे, आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। तो जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसको हम या तो बहुत स्मॉल बना सकते हैं या पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये है आई एक्सल वोल्टेज ड्रॉप, और इन दोनों को ऐड किए थे तो इंपेडेंस मिला था, और यदि इन दोनों को ऐड किए थे तो हमको क्या मिली थी, ई, जिसको हमने क्या बोला था, एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर, ठीक है। तो हमने यदि टर्मिनल वोल्टेज V में आई एक्सल ड्रॉप को वेक्टरली ऐड किया तो हमको क्या मिल गई, E। तो यहां पे जो हमारी ये V है, V कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक आपकी V है। अब इस V में यदि आई एक्सल ड्रॉप को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, तो हमको मिल जाएगी एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E मिल जाएगी। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हमको क्या मिल गई, यहां पे एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गई E। लेकिन हमको तो वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करना है, और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए, E नॉट चाहिए। तो जो कल हमने एमएमएफ मेथड देखा था, तो उस एमएमएफ मेथड में मैंने आपको बताया था कि ये किसकी वैल्यू है, ये फील्ड एम्पीयर टर्न्स की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे
कि इस ईएमएफ ई को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फील्ड एम्पियर टर्न्स, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या शो कर रहा है यहां पे कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ जो है, जो कि जिसमें कि रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप ऐड है। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फील्ड एम्पियर टर्न्स इतना रहेगा। आ गई बात समझ में? तो हमने इसमें किसको ऐड कर दिया, वोल्टेज में V में IXL ड्रॉप को ऐड किया, तो हमको क्या मिल गई यहाँ पे E। और यदि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए आर्मेचर में कितने रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फील्ड एम्पियर टर्न्स आपको चाहिए। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था, इसी तरह से हमने इसको लिया था, इसको लिया था, और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि यदि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है तो उसके लिए हम किसको ऐड करते हैं, है ना, कल ऐसे हमने लिया था यहाँ पे। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू थी इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है या फिर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है। तो उसी तरह से यहां पर जो ये फील्ड एम्पियर टर्न्स हैं जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन, ये क्या कर रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड फील्ड एम्पियर टर्न्स हैं, तो इन फील्ड एम्पियर टर्न्स को हम ऐड करेंगे। तो ये हमको पता होना चाहिए कि हमारे अल्टरनेटर पे जो लोड कनेक्ट है, अब उस लोड का पावर फैक्टर क्या है। तो यदि आपको अल्टरनेटर के टर्मिनल पे कनेक्टेड लोड का पावर फैक्टर पता है, ठीक है, तो ये जो लेंथ आपको दिख रही है, इस लेंथ को आप इससे उतने एंगल पे ड्रॉ कर दोगे। तो ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल है, इस लेंथ के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये आपका कौन सा एंगल है, तो आपके अल्टरनेटर पे कनेक्टेड लोड का पावर फैक्टर एंगल है। ठीक, तो अब यदि हम देखें कि जो टोटल वैल्यू ऑफ एम्पियर टर्न्स आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम। तो यदि हम यहां से एक परपेंडिकुलर इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं सर, ठीक है, तो यदि हम परपेंडिकुलर एक ऐसे ड्रॉ करें तो ये क्या बताएगा आपको, है ना, किसको काट रहा है, ये ओसीसी को, ओसीसी को काट रहा है, मतलब नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ को, है ना, ओसीसी तो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, ये नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट मिल जाएगी। अब आपको ई नॉट मिल गई है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन कर सकते हो। तो हमें पता है कि भाई हमको ई नॉट मिल गई है, तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ई नॉट माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। तो इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लो डायग्राम को, ठीक है, इसको पहले मैं नॉमिनेट कर देता हूं।
ठीक है, इसको अब नोट कर लो।